नमस्कार दोस्तों। एस आर ग्रुप है पैसन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2022-23 से संबंधित है टॉपिक जारी हैं। क्रम से आपके टॉपिक चल रहे हैं जो भी सिलेबस में दे रखे हैं। और आज देखिए मित्रों, आपके भूगोल वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। लेवल द्वितीय की बात करें तो ये भूगोल वाला पार्ट है, प्रत्येक टॉपिक करवा दिया गया है। और आज देखते हैं मित्रों, इतिहास एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ जो भी पार्ट दे रखा है आपके सिलेबस में। राजस्थानी भाषा आपकी कंप्लीट हो चुकी है। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, कृतियाँ, साहित्यकार, संत साहित्य एवं लोक साहित्य। इतिहास एवं संस्कृति में इतना पार्ट है मित्रों, आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है। और शुरुआत करते हैं आज राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। जितना दे रखा है उतना ही करवाया जाएगा मित्रों, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना ठीक रहता है मेरे हिसाब से। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में आपके कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट ये दे रखे हैं, तो यही पढ़ने वाले हैं। और सर्वप्रथम इसमें देखेंगे अपन इतिहास होता क्या है, संस्कृति आपकी क्या होती है और सभ्यताएं किसे कहते हैं। तो देखिए, शुरुआत से अंत तक वीडियो के साथ में बने रहें मित्रों, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। सर्वप्रथम देखते हैं मित्रों, इतिहास क्या है। इतिहास की परिभाषा आपको आनी चाहिए। जो भी टॉपिक शुरू करें उसके बारे में सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, इतिहास क्या है। हिस्ट्री। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो अथर्ववेद, 4 आपके वेद हैं उनमें से अथर्ववेद में मिलता है उल्लेख, यानी जानकारियाँ। और इतिहास शब्द अगर इसकी संधि विच्छेद करते हैं मित्रों तो इति प्लस है प्लस आस, ये शब्द मिलकर के इतिहास बनाते हैं। इति का अर्थ होता है मित्रों ऐसा, इति का अर्थ होता है आपका ऐसा, और है का अर्थ है निश्चित, और आस का मतलब है था। तो इतिहास शब्द इति प्लस है प्लस आज से मिलकर बना हुआ है आपका, और यह इनके अर्थ हैं। अगर इसके पूरे शब्द की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आता है मित्रों ऐसा निश्चित रूप में गठित हुआ है, ऐसा निश्चित रूप में गठित हुआ है। तथा हिस्ट्री शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करें तो हिस्टोरिया शब्द से मानी जाती है, हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ होता है मित्रों हिस्टोरिया का शोध से प्राप्त ज्ञान, यानी रिसर्च की उसके बाद में जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो आपकी क्या है? इतिहास है। आगे देखिए, इसमें हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें हेरोडोट्स ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। हिस्टोरिका में प्रयोग किसने किया? हेरोडोट्स ने। तथा हेरोडोट्स को ही इतिहास का जनक कहा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे सारी जो भी बातें बताई गई हैं आपको। भारतीय इतिहास का जनक मित्रों वेद व्यास को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास को कहते हैं। और ऐसे अगर बात की जाए कि इतिहास का जनक कौन है तो हेरोडोट्स है, और भारतीय इतिहास का वेद व्यास। राजस्थान के इतिहास का जनक मित्रों कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड। तीनों के बारे में ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जानकारी देखिए, इतिहास आपका सभ्यता और संस्कृति दोनों से मिलकर बना हुआ है। इतिहास सभ्यता और संस्कृति दोनों से मिलकर बना हुआ है। अब देखते हैं मित्रों सभ्यता और संस्कृति क्या होती है। सभ्यता और संस्कृति में अंतर देखिए। सभ्यता जिसका भौतिक अस्तित्व होता है वह सभ्यता कहलाती है। भौतिक अस्तित्व है वह क्या है? आपकी सभ्यता है। जैसे उत्खनन का मतलब होता है मित्रों खोद करके किसी वस्तु को निकालना, वह है आपका उत्खनन। उत्खनन में तांबे के आभूषण मिलते हैं। उत्खनन में अगर तांबे के आभूषण मिलते हैं तो तांबे के आभूषण क्या हैं? सभ्यता है। ये एक उदाहरण हो गया। तो जिसका भी भौतिक अस्तित्व होता है मित्रों वही क्या है? आपकी सभ्यता है। और अगर उदाहरण की बात करें जैसे
उत्खनन में अगर तांबे के आभूषण मिलते हैं तो तांबे के आभूषण क्या हैं? सभ्यता हैं। और संस्कृति देखिए, जो भी हमारे कर्म हैं, हमारे द्वारा किए गए कर्म, वह संस्कृति कहलाती है। जैसे उत्खनन से प्राप्त तांबे के आभूषण, उत्खनन से प्राप्त तांबे के आभूषण से ये पता लगाया जाता है कि उस समय ताम्र युगीन संस्कृति थी। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि उत्खनन से जो भी तांबे के आभूषण मिलते हैं तो वो तांबे के आभूषण तो आपके क्या हैं? सभ्यता है। तांबे के आभूषण तो क्या है? सभ्यता है। और तांबे के आभूषण से यह पता लगाया जाता है कि उस समय क्या है? ताम्र युगीन संस्कृति थी। तो ये सभ्यता और संस्कृति में मुख्य अंतर है। जो भी हमारे कर्म हैं उनको संस्कृति बोलते हैं, और भौतिक अस्तित्व है जो भी है उसको क्या कहते हैं? सभ्यता। अब देखिए मित्रों, इतिहास के विभाजन की बात करें। इतिहास का विभाजन, अध्ययन की सरलता के लिए इतिहास को तीन भागों में अध्ययन की सरलता के लिए पहला दे रखा है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल देखिए, सभ्यता एवं संस्कृति का वह काल जिसके पुरातात्विक साक्ष्य यानी पुराने कोई भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसा काल आपका क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यानी सभ्यता एवं संस्कृति का वह काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो आपको मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, कोई वस्तु मिल गई या उनके बारे में कोई चूड़ियाँ मिल गई या कोई मान लीजिए कोई भी सामग्री हो सकती है, पुरानी सामग्री मिली है लेकिन लिखित प्रमाण उसके प्राप्त आपको नहीं हुए हैं, तो ऐसा काल क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और इसमें पाषाण काल आता है आपका। तो ये इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा देखते हैं मित्रों, दूसरा है आपका आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, तो देखिए, सभ्यता एवं संस्कृति का वह काल जिसके पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित प्रमाण दोनों प्राप्त हुए हैं लेकिन लिखित प्रमाणों को पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सका है, ऐसा काल आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं लेकिन उनको पढ़ नहीं सकते हैं, या तो वो धुंधले हैं या उनकी लिखाई समझ में नहीं आ रही है, इस कारण से उसको पढ़ने में असमर्थ हैं। तो इस प्रकार का काल आपका क्या कहलाता है? आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आपकी आती हैं। तीसरा प्रकार देखिए मित्रों, तीसरा प्रकार है मित्रों आपका ऐतिहासिक काल। तीसरा प्रकार कौन सा है? ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक हो गया, आदि ऐतिहासिक हो गया। अब देखिए ऐतिहासिक काल, सभ्यता एवं संस्कृति का वह काल जिसके पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित प्रमाण दोनों प्राप्त हुए और लिखित प्रमाणों को पढ़ा भी जा सकता है, तो ऐसा काल आपका क्या है? ऐतिहासिक काल कहलाता है। और इसके प्रारंभ की बात करें तो महाजनपद काल से माना जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें, ऐतिहासिक काल की शुरुआत किससे हुई है? महाजनपद काल से। अब तीनों में अंतर देख लीजिए मित्रों, एक सारणी के द्वारा अच्छे से इसको समझाया गया है। ये सारणी है, देखिए तीनों में अंतर आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें एक दे रखा है प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इधर देखिए मित्रों, पुरातात्विक साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक काल में प्राप्त होते हैं आपके पुरातात्विक साक्ष्य, और आदि ऐतिहासिक काल में भी प्राप्त होते हैं, ऐतिहासिक काल में भी प्राप्त होते हैं। लिखित प्रमाण की बात करें तीनों की, तो प्राग ऐतिहासिक काल में प्राप्त नहीं होते हैं मित्रों, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल में जो लिखित प्रमाण हैं वो प्राप्त तो होते हैं मित्रों, लेकिन उनको पढ़ नहीं सकते हैं, अपठनीय, पढ़ा उनको नहीं जा सकता है। और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और लिखित प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, और इनको साथ में पढ़ भी सकते हैं। तो ये तीनों में अंतर है। अब आगे देखिए क्या डिटेल है। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितने जिले हैं मित्रों, कौन कौन सी सभ्यताएं, एक बार मैं आपको डिटेल इनके बारे में बताना चाहूँगा। जिन जिन जिलों में जो जो सभ्यताएं हैं, बस आपको नाम उस सभ्यता का, कौन से जिले में कौन सी सभ्यता है, इतना ध्यान रखना है। बाकी जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं वो ही पढ़ने वाले हैं। देखिए कुछ डिटेल और है,
जैसे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया है, इराक। और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये भी ध्यान में रखें। अब देखते हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं और जिले। पहला जिला है मित्रों आपका गंगानगर, और इसमें जो सभ्यताएं आती हैं देखिए, गंगानगर में आपकी सभ्यताएं अनूपगढ़, बरौर, चक 84, डेरा, तरखान, तरखाने वाला। तो ये सभ्यताएं हैं गंगानगर में। याद कैसे रखें, ये ट्रिक है छोटी सी, ABCDT, इतने नाम आपको याद रखने हैं। ए से आपका अनूपगढ़, बी से आपका बरौर, सी से आपका चक 84, और डी से आपका डेरा, और टी से आपका तरखान वाला। तो इस प्रकार से गंगानगर में ये सभ्यताएं हैं, ध्यान में रखेंगे इनको। नेक्स्ट है आपके हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? हनुमानगढ़ में 3 है मित्रों, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू में आपकी सुनारी, सिक्कर में गणेश्वर। प्रत्येक जिले वाइज बताया जाएगा मित्रों आपको। जयपुर में आपकी बैराट, जोधपुरा और नालियासर। बैराट, जोधपुरा और नालियासर। टोंक की बात करें मित्रों, टोंक में आपकी रेड और नगर, ये 2 सभ्यताएं हैं। चित्तौड़गढ़ में आपकी नगरी, चित्तौड़गढ़ में कौन सी है? नगरी सभ्यता। प्रत्येक जिले की ध्यान में रखें। नेक्स्ट बूंदी, बूंदी की आपकी है गरदड़ा, बूंदी में सभ्यता गरदड़ा। कोटा में मित्रों अलनिया, तिपटिया, अलनिया और तिपटिया सभ्यताएं। झालावाड़ की बात करें, झालावाड़ में आपकी खानपुरा। अलवर में मित्रों है डाड़ीकर, डाड़ीकर अलवर। नेक्स्ट देखिए भरतपुर, भरतपुर की बात करें, भरतपुर में आपकी दर, बयाना, नोह और मल्लाह है। ये 4 सभ्यताएं, दर, बयाना, नोह, मल्लाह। और सवाई माधोपुर में आपकी कोल और माहौली, कोल और माहौली, ये सभ्यताएं सवाई माधोपुर से रिलेटेड हैं। प्रत्येक जिले की बताई जाएगी मित्रों। बीकानेर में आपकी सावनिया और सोंती, सावनिया और सोंती। जैसलमेर में है मित्रों ओला, सोनू एवं पारवार, ओला, सोनू एवं पारवार। बाड़मेर में है मित्रों तिलवाड़ा, तिलवाड़ा। जोधपुर में देखिए मडोर, जोधपुर में आपके मडोर। और सिरोही में चंद्रावती, चंद्रावती। जालोर में आपकी भीनमाल, नाम सभी ने सुन रखे हैं इनके, लेकिन फिर भी ध्यान में रखें। पाली में है आपकी नाडोल, नाडोल। नेक्स्ट देखिए नागौर में आपकी आती हैं कुराड़ा और जायल, कुराड़ा और जायल। अजमेर में बूढ़ा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर। भीलवाड़ा में ओजियाना बागोर, ओजियाना बागोर। नेक्स्ट है राजसमंद, राजसमंद में आपकी आती है गिलुंडे, गिलुंडे। राजसमंद में कौन सी आती है? गिलुंडे। और अंतिम देखिए आपकी उदयपुर में आहड़, बालाथल और ईसवाल, आहड़, बालाथल और ईसवाल। तो ये मित्रों राजस्थान के जो प्रमुख जिले हैं उनसे जुड़ी हुई सभ्यताएं हैं, इनको भी आप ध्यान में रखें। और सिलेबस में जो दे रखी हैं आपके, वो तो पढ़ने वाले हैं ही हैं यहाँ पर। और सिलेबस में ये दे रखी है, पहली दे रखी है आपके कालीबंगा सभ्यता। बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, समय की आपके, समय बिल्कुल भी खराब नहीं होगा इसमें, समय की बचत करना ज़रूरी है मित्रों। जो पढ़ना है इसमें, जो मुख्य बातें हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। कालीबंगा सभ्यता देखिए, जिला आपका हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ जिले में आपकी कालीबंगा सभ्यता। नदी की बात करें तो सरस्वती, सरस्वती नदी। और वर्तमान की है घग्गर, वर्तमान की घग्गर। समय की बात करें 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है, ये समय है। इस समय प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता। काल की बात करें, काल कांस्य युगीन काल, कांस्य युगीन काल। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़। नदी की बात करें सरस्वती, वर्तमान की घग्गर। समय 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। और काल है आपका कांस्य युगीन काल। और देखिए कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता की बात करें, 1952 में इसकी खोज हुई अमलानंद घोष के द्वारा।
किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई। उत्खननकर्ता उत्खननकर्ता कौन थे? बीबी लाल। बीबी लाल व वीके थापर। कौन थे? बीबी लाल व वीके थापर। ये तो शॉर्ट नेम हो गए मित्रों। 1961 से 1969 के बीच में इसका उत्खनन कार्य हुआ मित्रों। उत्खननकर्ता बीबी लाल व वीके थापर। बीबी लाल का पूरा नाम देखिए मित्रों, ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल। और वीके थापर का नाम है बालकृष्ण थापर। दोनों के पूरे नाम भी याद रखें। अब एग्जाम में पूरा नाम देगा या शॉर्ट में देगा वो उस पर डिपेंड है, लेकिन अपने को दोनों याद रखने हैं। शाब्दिक अर्थ देखिए, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है मित्रों काली चूड़ियाँ। बहुत बार पूछा जा चुका है कि कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो काली चूड़ियों से है मित्रों, काली चूड़ियाँ। विशेषताएं देखिए इसकी, कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं, यही बातें आपको पढ़नी है, चाहे कितना ही डिटेल में पढ़ें इसको। विशेषताएं मित्रों, यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता में दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। यह नगर दो भागों में विभाजित है और दोनों भाग सुरक्षा दीवार यानी परकोटा से घिरे हुए हैं। यहाँ पर जो दो नगर हैं वो दो भागों में विभाजित हैं यहाँ के नगर, और दोनों भाग सुरक्षा दीवार यानी परकोटा से घिरे हुए हैं। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत ईंटों, अलंकृत फर्श के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और लकड़ी से बनी नाली के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। लकड़ी से बनी हुई नाली के साक्ष्य किस में मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में। तो ये हैं देखिए मित्रों, ये खास बातें हैं आपकी इस सभ्यता से जुड़ी हुई। कालीबंगा सभ्यता से जिला, नदी, समय, काल, खोजकर्ता, उत्खननकर्ता और शाब्दिक अर्थ और इसकी विशेषताएं, इतनी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी ही हैं। और इसके अलावा देखिए जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं सभी को शामिल किया गया है। यहाँ से ईंटों से निर्मित चबूतरे पर, ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। 7 अग्निकुंड जिसमें राख एवं पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। और यहाँ से ऊँट की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। ऊँट इनका पालतू पशु है। जो गणेश्वर सभ्यता के समय लोग रहते थे तो उस समय उनका ऊँट क्या था? पालतू पशु था। पशुओं की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं, राख प्राप्त हुई है, 7 अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा प्राप्त हुआ है। उस्तरा, उस्तरा तो जानते होंगे मित्रों, जिसमें कुछ पतली ब्लेड वगैरह लगी हुई रहती हैं या उखेड़ने के काम में लिया जाता है। यहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कपास की खेती के साक्ष्य किस में मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में। सूती वस्त्र से लिपटा हुआ उस्तरा किस में प्राप्त हुआ है? कालीबंगा सभ्यता में। इनके अलावा देखिए जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जले हुए चावल के, युगल समाधि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। युगल यानी जोड़े के रूप में समाधि ली गई है, इनके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ से मिट्टी से निर्मित स्केल यानी पुट्टा प्राप्त हुआ है, मिट्टी से निर्मित स्केल। और यहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। एक बच्चे का कंकाल भी मिला है। इनके अलावा भूकंप के साक्ष्य मिले हैं कि भूकंप भी उस समय आते थे। वाक्कणकर महोदय के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी की सभ्यता कहना चाहिए, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे 200 से अधिक नगर बसे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी की सभ्यता कहना चाहिए वाक्कणकर महोदय के अनुसार, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे 200 से अधिक नगर बसे थे। ये मुख्य बातें थी मित्रों आपकी कालीबंगा सभ्यता से जुड़ी हुई। और अब देखते हैं आपकी दूसरी दे रखी है आहड़ सभ्यता। जिला आपका उदयपुर, जिसमें आहड़ सभ्यता है। नदी आयड़, बेड़च नदी के तट पर आयड़ नदी। और समय की बात करें 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व।
1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। काल की बात करें तो ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। आड़ सभ्यता जिला उदयपुर है आपका, काल ताम्रपाषाण काल है। खोजकर्ता की बात करें तो अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में इसकी खोज हुई। उत्खननकर्ता की बात करें तो आर सी अग्रवाल, आर सी अग्रवाल। उत्खनन इसका हुआ मित्रों 1956 में, खोज हुई 1953 में। आर सी अग्रवाल का पूरा नाम भी याद रखें, रतन चंद्र अग्रवाल। आर सी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल। और सबसे अधिक उत्खनन करवाया 1961 में। 1956 में भी हुई इसकी खोज, उत्खनन का कार्य किया गया मित्रों, लेकिन सबसे अधिक उत्खनन का जो कार्य है वो 1961 में हुआ। H.D. सांकलिया ने करवाया। किसने? H.D. यानी हंसमुख धीरजलाल, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया ने। याद रखेंगे इसको। आहड़ का प्राचीन नाम मित्रों ताम्रवती है। आहड़ का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती। बहुत ही धीरे धीरे बताया जा रहा है, आराम से देखेंगे, प्रत्येक चीज को नोट करते हुए चलें। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग कहते थे। किसको? आहड़ सभ्यता को। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग कहते थे। स्थानीय नाम की बात करें तो स्थानीय नाम धूलकोर पुकारते थे, धूलकोर। विशेषताएं देखिए इसकी। जो भवनों का निर्माण किया हुआ था उसमें पत्थर का प्रयोग था मित्रों। भवनों के निर्माण में पत्थर का प्रयोग। उत्खनन में खो, खोदते समय उत्खनन में अनाज पीसने की चक्की भी मिली है, अनाज पीसने की चक्की। और कपड़ों में छपाई किए जाने वाले छापे के साक्ष्य मिले हैं। कपड़ों में छपाई, जो ठप्पा लगाते हैं, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। तांबा गलाने की भट्टी मिली है, तांबा गलाने की भट्टी। और तांबे की 6 मुद्राएं यानी सिक्के और 3 मोहरें मिली हैं। तांबे की 6, तांबे के 6 सिक्के और 3 मोहरें। आहड़ सभ्यता में ये विशेषताएं हो गई इसकी। प्राचीन नाम भी याद रखें, बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ, एकदम सटीक जानकारी। आगे देखिए। उस समय के लोग चांदी से अपरिचित थे, चांदी से अपरिचित थे। सबका सिर उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में होता था। सबका सिर, जो भी मर गया उसका सिर कौन सी दिशा में होता था? उत्तर दिशा में। यहाँ से एक भवन में 6 मिट्टी के चूल्हे, एक भवन में 6 मिट्टी के चूल्हे मिले हैं। और मिट्टी के बर्तन व तांबे के आभूषण भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन व तांबे के आभूषण। तो ये थी आपकी आहड़ सभ्यता। और नेक्स्ट है मित्रों आपकी बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता जिला उदयपुर में है, ये भी बल्लभ नगर तहसील के पास। ये भी ध्यान में रखेंगे। जिला उदयपुर, बल्लभ नगर तहसील के पास। नदी की बात करें तो बनास नदी। और समय 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। आहड़ सभ्यता से संबंधित ताम्र पाषाण युगीन स्थल, ताम्र पाषाण युगीन स्थल। और खोजकर्ता व उत्खननकर्ता की बात करें तो 1993 में इसकी खोज हुई। और V.N. मिस्र के द्वारा। उत्खननकर्ता कौन थे? V.N. मिस्र। पूरा नाम याद रखेंगे, वीरेंद्र नाथ मिस्र, 1993 में। तो यह आपकी बालाथल है, बालाथल सभ्यता। तो मित्रों बालाथल सभ्यता की विशेषता की बात करें तो भवन निर्माण में पत्थर के साथ ईंटों का प्रयोग किया गया है। भवन निर्माण में पत्थर के साथ ईंटों का प्रयोग किया गया है। और विशाल भवन मिले हैं जिसमें 11 कमरे हैं। पशुओं के अवशेष भी इसमें देखने को मिले हैं, पशुओं के अवशेष हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। और साथ साथ में जो कृषि है उसके साथ साथ पशुपालन का प्रचलन भी खूब था। कृषि के साथ में पशुपालन का प्रचलन भी था। ये बालाथल सभ्यता में देखने को मिला है। पशुओं के अवशेष मिले हैं,
विशाल भवन मिले हैं जिसमें 11 कमरे हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य है। और भवन निर्माण में पत्थर के साथ ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो ये मित्रों आपकी बालाथल सभ्यता। नेक्स्ट देखिए गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता मित्रों जिला सीकर और नीम का थाना तहसील में गणेश्वर सभ्यता आपकी कहाँ पर, सीकर में, नीम का थाना तहसील। और नदी आपकी कांतली। नदी कौन सी है यहाँ पर, कांतली। समय 2800 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व की गणेश्वर सभ्यता। काल की बात करें, काल है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता की जननी इसको कहा जाता है। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता की जननी कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता। खोजकर्ता व उत्खननकर्ता 1977 में इसकी खोज हुई R.C. अग्रवाल के द्वारा। R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल 1977 में। विशेषताएं देखिए मित्रों इसकी। गणेश्वर सभ्यता की विशेषताएं हैं मित्रों, मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से मिला, मछली पकड़ने का कांटा। और ताम्र यानी तांबे से निर्मित कुल्हाड़ी भी मिली है। मछली पकड़ने का कांटा, तांबे से निर्मित कुल्हाड़ी, शुद्ध तांबे निर्मित तीर, भाले, तलवार, बर्तन, आभूषण और सुइयां ये मिले हैं मित्रों। तीर, भाले, तलवार, बर्तन, आभूषण, सुइयां शुद्ध तांबे से निर्मित। और देखिए मित्रों यहाँ से तांबे का निर्यात भी किया जाता था। इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के लोगों को तांबे की आपूर्ति यहीं से होती थी, गणेश्वर सभ्यता से। तो ये सामान्य जानकारी है इसके बारे में, गणेश्वर सभ्यता के बारे में। देख सकते हैं आप, अच्छे से इसको रीड करें, याद करें। नेक्स्ट है मित्रों आपकी बैराठ सभ्यता। जिला पड़ता है जयपुर। जिला कौन सा है, जयपुर। नदी है बाणगंगा, नदी बाणगंगा। और समय की बात की जाए तो मित्रों 600 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 600 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। काल है लोह युगीन, लोह युगीन, लोह युग। और खोज करता व उत्खनन करता है मित्रों 1935-36 में इसकी खोज हुई दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी खोज करता थे, उत्खनन करता। और प्रमुख स्थल की बात करें तो यहाँ पर बिज्जक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी डूंगरी है। बिज्जक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी डूंगरी, ये प्रमुख स्थल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यह आपकी बैराठ सभ्यता है। विशेषता देखिए मित्रों, क्या क्या विशेषताएं हैं बैराठ सभ्यता की। एक तो महाजनपद संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। महाजनपद संस्कृति के साक्ष्य 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर। मत्स्य जनपद है वो बोलते हैं मित्रों जयपुर, अलवर और भरतपुर। जयपुर, अलवर और भरतपुर को बोलते हैं मत्स्य जनपद। ये जो विराटनगर है मित्रों मत्स्य जनपद की राजधानी, वो बैराठ का प्राचीन नाम है। बैराठ का क्या है, प्राचीन नाम। इसके अलावा देखिए महाभारत संस्कृति के साक्ष्य मिले। महाभारत से जुड़े हुए पांडवों ने अपने 1 वर्ष का जो अज्ञातवास विराट नगर के राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया था। तो ये साक्ष्य महाभारत के समय का मिला है इसमें। और बौद्ध धर्म के साक्ष्य भी मिले हैं। बैराठ से हमें एक गोलाकार बौद्ध मठ मिला है मित्रों। क्या मिला है, बौद्ध मठ, वो भी गोलाकार। तो ये बौद्ध धर्म के साक्ष्य से जुड़ा हुआ हो गया आपका। इसके अलावा भी मित्रों यहाँ पर है सवर्ण मंजूषा। सवर्ण यानी सोना आपका, मंजूषा यानी कलश, मंजूषा यानी कलश, सोने का कलश मिला है जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। और मौर्य संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मौर्य समाज 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व है। और सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख बैराठ से मिला है।
और देखिए बाबरू शिलालेख के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। बाबरू शिलालेख की मित्रों खोज 1837 में की गई कैप्टन बर्ट के द्वारा। कैप्टन बर्ट के द्वारा। और इसकी भाषा है वो है प्राकृत भाषा, लिपि ब्राह्मणी है। वर्तमान में बाबरू शिलालेख कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित है। बाबरू शिलालेख कोलकाता के संग्रहालय में वर्तमान में सुरक्षित है। लिपि इसकी ब्राह्मणी थी। इसकी भाषा प्राकृत भाषा। 1837 में इसकी खोज हुई कैप्टन बर्ट के द्वारा। तो ये साक्ष्य मिले हैं सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख बेरठ से मिला हुआ है। नेक्स्ट देखिए मित्रों, हिंद यूनानी संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं। हिंद यूनानी संस्कृति के साक्ष्य यहाँ से 36 चांदी के सिक्के, 36 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और 36 में से 28 सिक्के मित्रों हिंद यूनानी राजाओं के हैं। और 28 में से 16 सिक्के मिनंडर राजा जो प्रसिद्ध हिंद यूनानी राजा है उसके मिले हैं। 36 में से 28 सिक्के तो हिंद यूनानी राजाओं के, और 28 में से 16 सिक्के किसके मिले हैं? मिनंडर राजा, यानी जो प्रसिद्ध हिंद यूनानी राजा है उसके। और जो आपके शेष 8 बचते हैं वो सिक्के मित्रों प्राचीन भारत के सिक्के आहत है, यानी पंचमार्क हैं। तो ये मित्रों आपके जो राजस्थान की सभ्यता है उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। और 4-5 सभ्यताओं के बारे में ही इसमें दिया हुआ है आपके सिलेबस में, तो उन्हीं को अच्छे से आपको पढ़ना है। और ये शॉर्ट में आपको डिटेल इसकी बता दी गई है, इसको अच्छे से रीड करें, याद कर लें। लगभग तो इन्हीं में से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन को, क्योंकि साधारणतः ये जो बातें बताई हैं इन्हीं में से आज तक पूछा गया है क्वेश्चन। तो अच्छे से इसको रीड करें, शॉर्ट में नोट्स हैं आपके। और वीडियो पसंद आए तो मित्रों लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।